नमस्ते बच्चों, क्लास 11th सब्जेक्ट है हमारा बीएसटी और टॉपिक है हमारा सहकारी समितियों के प्रकार। सहकारी समितियों के 6 प्रकार है। उन 6 प्रकारों के बारे में हम समझेंगे कि उन स्थापना करने का कारण क्या था, उसके सदस्य क्या थे, उनके उद्देश्य क्या थे, मुख्य कार्य क्या थे और उसके जो अन्य विशेषताएं हैं वह विशेषताएं क्या थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपभोक्ता सरकारी समिति। उपभोक्ता सरकारी समिति, इसका स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि उपभोक्ता जो व्यापारियों एवं दलालों के शोषण से छुटकारा पाना चाहते थे, उन लोगों ने उपभोक्ता सरकारी समितियों का निर्माण किया, यानी उपभोक्ता के हितों के लिए उपभोक्ता सरकारी समितियों की स्थापना की। इसके जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं? उपभोक्ता। इनके जो उद्देश्य है वह पहला उद्देश्य है मध्यस्थों को हटाना, यानी ये सीधा किससे माल क्रय करते थे? निर्माता से करते थे, तो ये बीच की जो कड़ी होती है उस कड़ी को हटाना। अच्छी किस्म की वस्तुओं उपलब्ध कराना। दूसरा वस्तु है वो लगातार उनकी पूर्ति करना, यानी ऐसा नहीं कि एक बार वस्तु आ गई फिर दूसरी बार नहीं आई, लगातार उसमें क्या होना? पूर्ति होना ही क्या कहला इसका मुख्य उद्देश्य था उपभोक्ता सरकारी समिति का। अब देखिए इसका कार्य ये था कि थोक विक्रेता उपभोक्ताओं से बड़ी मात्रा में क्या करते थे? माल खरीदते थे। क्यों खरीदते थे? क्योंकि ये इससे क्या हमें छुटकारा मिल जाए, सीधा हमें विक्रेताओं से और निर्माताओं से माल क्रय करना। दूसरा ये था इसका मुख्य कार्य कि सदस्यों को उचित मूल्य पर बिक्री करना। जो सदस्य होते थे उपभोक्ता सरकारी संगठन को, उनको उचित मूल्य पर क्या हो जाती है? बिक्री हो जाती थी। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं तो अन्य जो विशेषता है वह विशेषता है कि माल की किस्म में सदस्यों को क्रय करने में क्या दी जाती थी? अगर किसी प्रकार की माल कम हो जाता था, कमी आ जाती थी, तो उन सदस्यों को क्रय करने में क्या दी जाती थी? प्राथमिकता दी जाती। दूसरा है कभी कभी सदस्यों को विशेष छूट भी दी जाती थी। सहकारी समिति के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या दी जाती थी? कभी कभी विशेष छूट भी दी जाती थी। अगर प्रॉफिट हो जाता था तो सदस्यों को पूंजी के अनुपात में क्या दिया जाता था? लाभांश भी दिया जाता था, और अगर बिक्री अधिक हो जाती तो उन्हें क्या दिया जाता था? बोनस भी दिया जाता था। तो यह है हमारा उपभोक्ता सरकारी समिति। दूसरा हम पढ़ते हैं तो देखिए उत्पादक सामग्री समितियां। छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या किया गया था? इस समिति का निर्माण किया गया। इसके लिए छोटे उत्पादक जो होते हैं उनकी हितों की रक्षा करने के लिए। इसके सदस्य कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं। इनके जो उद्देश्य है, उनका उद्देश्य होता है कि उत्पादक सामग्री उपलब्ध कराना, जैसे कच्चा माल है, औजार है, उपकरण है, इन सबको उपलब्ध कराना और माल की बिक्री में क्या करना? सहायता करना, मदद करना। इसके जो मुख्य कार्य है वह है सदस्यों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना, सामग्री क्रय करना, अन्य लोगों, ये सदस्य जब अन्य लोगों को माल बेचते हैं तो अन्य लोगों को माल बेचने के लिए सदस्य जो क्या करते हैं? ये माल क्रय करते हैं, ताकि जो भी प्रॉफिट होता है वो किसको हो सके? इन सदस्यों को हो सके। अन्य विशेषताएं देखिए, उत्पादन सामग्री के प्रबंधन एवं बिक्री में जो समस्याएं आती थी उसे निश्चित होने के कारण छोटे उत्पादक उत्पादन क्रियाओं को पूरा ध्यान लगाते थे। अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो उत्पादक क्या करते थे? उसको उत्पादन क्रियाओं को पूरा ध्यान देते थे। तो यह है हमारी उत्पादन सामग्री समिति। तीसरा देखिए सहकारी साख समितियां। इसकी स्थापना सदस्यों को आसान किश्तों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए, साख यानी ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसके जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? व्यक्ति होते हैं। इसके जो उद्देश्य है वो सदस्य जो इस समिति का निर्माण क्यों किया गया कि जो साहूकार है, जो जमींदार है, जो मध्यस्थ है, उनसे के चुंगल से उन्हें क्या मिल सके? छुटकारा मिल सके। और दूसरी बात, उनमें जो बचत करने की आदत होती है उन आदत को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए इस समिति का क्या किया गया? निर्माण किया गया। इसका मुख्य कार्य है जहाँ सदस्यों की जो जमा होती है उन जमाओं को स्वीकार करना, सदस्यों को उचित मूल्य पर आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य कार्य था। अन्य कार्य, इसके 3 कोष हैं। एक है अंश पूंजी, दूसरा सदस्यों द्वारा जमा कराई गई धन और तीसरा है बाहरी लोगों द्वारा जमा कराया गया धन। इसके 3 कोष होते हैं।
कभी कभी ये समितियां किसको ऋण दे सकती है, गैर सदस्य जो इसके सदस्य नहीं होते हैं उनको भी क्या दे सकती है, ऋण दे सकती है। तो ये है हमारा तीसरा। चौथा देखिए, सहकारी खेतीहर समितियां। खेतीहर या सरकारी किसान सहकारी समिति भी कहते हैं इसको। ये किसानों को उचित मूल्य पर आगत उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की। इसके जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, किसान होते हैं। बड़े पैमाने पर कृषि की मित्रता प्राप्त करने के लिए और उत्पादन को उच्च स्तर पर प्राप्त करने के लिए इसका उद्देश्य है। इसका मुख्य कार्य सदस्यों की भूमि के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को एक करना और आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना ताकि कृषि कर सके। साथ ही साथ अच्छी किस्म की खाद और बीज उपलब्ध कराना ताकि उनकी आदत में वृद्धि हो सके। अन्य देखिए, सदस्यों को भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने होने वाली हानियों से छुटकारा देना। इनकी विशेषता है कि सदस्य जो छोटे छोटे टुकड़ों में खेती करते थे उनसे जो हानियां होती थी उन हानियों को छुटकारा करने के लिए ये समिति हमेशा क्या करती थी, सहायता प्रदान करती थी। अगला है फिफ्थ देखिए, सहकारी आवास समितियां या सरकारी गृह समितियां। इसका स्थापना करने का उद्देश्य सामान्य लोगों को मकान मिलने हेतु, सामान्य लोग जो है उन्हें मकान प्राप्त हो जाए। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति सदस्य होते हैं जो उचित मूल्य पर मकान प्राप्त करने के इच्छुक हो, वह व्यक्ति इसके सदस्य हो। इसका उद्देश्य ये होता है कि सदस्यों को रियायती मकान उपलब्ध कराना या प्लॉट उपलब्ध कराना। इसका जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य भूमि को क्रय करना, क्रय करने के साथ साथ भूमि का विकास करना, फिर उसके बाद मकानों का निर्माण करना यानी मकान बनाना, मकान में सदस्यों को अलॉट करना। मकान का जब निर्माण हो जाता है तो उसके बाद उस मकानों को सदस्यों को अलॉट किया जाता है। यदि मकान नहीं चाहते हैं तो प्लॉट के लिए प्लॉट दे रहे हैं तो उसका आवंटन करना इसका मुख्य कार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषता यह है कि ये बड़े शहरों में स्थापित है, बड़े शहरों में ही स्थापित होते हैं, ये बड़े शहरों में ही मिलते हैं। इन्हें भूमि पर रियायती दर पर प्राप्त, इन्हें भूमि किस पर प्राप्त होती है, रियायती दर पर कम मूल्य पर प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत समितियां प्राय मकान में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जो समितियां होती है जो इस मकानों का निर्माण करती है वह प्राय सभी प्रकार की सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराती है। कुछ समितियां अपने सदस्यों को मकान बनाने के लिए, जिसके पास पैसा नहीं होता है और वो मकान चाहती है, उन्हें आसान किस्तों पर भी ऋण उपलब्ध कराने का कार्य सहकारी आवास समितियां करती है। लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है सरकारी विपणन समितियां। ये छोटे उत्पादकों को, जो छोटे उत्पादक होते हैं उन उत्पादकों को बेचने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसके बाद व्यक्ति उत्पादक, इसके सदस्य जो वह उत्पादक होते हैं जो उन वस्तुओं का उचित मूल्य वसूल करना चाहते हैं, वह इनके उत्पादक सदस्य होते हैं। इनका उद्देश्य है सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना। जितने भी सदस्य हैं वो जो वस्तु बना रहे हैं उनके लिए नियमित बाजार उपलब्ध कराना, सदस्यों को मध्यस्थ के शोषण से बचाना। जो सदस्य हैं हम शोषण मतलब डायरेक्ट माल को बेचना इनका प्रमुख कार्य है। मुख्य कार्य देखिए सदस्यों से माल एकत्रित करना इनका मुख्य कार्य। जो भी सदस्य माल बना रहे, वस्तु बना रहे, उनको एकत्रित करना, फिर एकत्रित जो माल कर दिया उसको उचित मूल्य पर बाजार में बेचना और साथ ही साथ कम माप तोल या लेखे की गड़बड़ी न होना इसका मुख्य कार्य है। इसके अतिरिक्त देखिए इससे क्या होती है, सौदेबाजी की क्षमता बढ़ती है। सदस्य जो समिति के जो सदस्य होते हैं उनको कभी कभी वित्तीय सहायताएं प्रदान करती है। अगर धन की आवश्यकता है तो वो सहायताएं प्रदान करती है। इसके साथ साथ ये यातायात, भंडार, पैकिंग, विपणन सुविधाएं, विज्ञापन की सुविधाएं आदि सुविधाएं प्रदान करती है। और लास्ट है विक्रय के बाद जो धनराशि बच जाती है उसमें से खर्च और कोष की राशि निकालते हैं और बच जाता है तो शेष राशि को सदस्यों के मांग के अनुसार उन्हें क्या कर देती है, विपणन समितियां बांट देती हैं। तो ये है हमारे समितियों की 6 प्रकार मैंने बता दी आपको, 6 प्रकार की डिटेल मैंने बता दी। ये सारणी अपनी आपको CW कॉपी के अंतर्गत कंप्लीट करनी है। आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त पूंजी कंपनी। ये व्यावसायिक संगठन का लास्ट स्वरूप है। पहले हमने पढ़ा था एकाकी व्यापार, दूसरा हमने पढ़ा था साझेदारी और तीसरा हमने पढ़ा था संयुक्त हिंदू परिवार और सहकारी समिति हमने पढ़ा था। अब लास्ट है हमारा संयुक्त पूंजी कंपनी ये व्यवसायिक संगठन। आपने देखा होगा कि एकाकी व्यापार की जो कमियां थी उस कमी को दूर करने के लिए
का उदय हुआ था, साझेदारी का उदय हुआ था। और साझेदारी के अंतर्गत जिस प्रकार की कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए किसका निर्माण किया गया, कंपनी का निर्माण होना आवश्यक हो गया। यानी साझेदारी के जितने भी दोष थे उस दोषों को दूर करने के लिए व्यवसायिक संगठन में एक नया प्रारूप आया, वो है प्रारूप कंपनी का आया था। बड़े आकार के जो व्यवसाय होते हैं उसमें क्या होती है, एक तो होती है पूंजी का अभाव होता है, दूसरा होता है असीमित दायित्व होता है। ये जो बड़े आकार की जो व्यवसायिक होती है उसमें पूंजी का अभाव होता है, असीमित दायित्व होता है, प्रबंधन की क्षमता में कमी होती है, स्थायित्व में कमी। इन कमियों को दूर करने के लिए किसकी स्थापना की गई, कंपनी की स्थापना। और ये सभी दोष किसमें मिलते हैं हमें, एकाकी व्यापार एवं साझेदारी में भी ये दोष देखने को मिलते हैं। तो इन दोषों को दूर करने के लिए किसकी स्थापना की गई, संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना की गई। तो इस आधार पर हम कंपनी का अर्थ देखते हैं। तो पहला देखिए अर्थ देखिए इसका, इसकी स्थापना, कंपनी की जो स्थापना है वह लाभ के इच्छुक कुछ व्यक्ति जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन व्यक्तियों द्वारा ऐच्छिक संस्था के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई। कंपनी में अनेक व्यक्ति होते हैं, कंपनी में एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति, साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। इसके अंतर्गत एक सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत लिमिट, एक निजी कंपनी के अंतर्गत 50 और सार्वजनिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती, कितने व्यक्ति हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अनेक व्यक्ति होते हैं, तो इसीलिए इसे कहा क्या जाता है, संयुक्त पूंजी कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिक व्यक्ति होने के कारण संयुक्त पूंजी कंपनी कहा जाता है। इसकी जो पूंजी होती है वह पूंजी कैसी होती है, हस्तांतरण अंशों में विभक्त होती है। यानी प्राय इनके जो अंश होते हैं वह क्या कर सकते हैं हम, प्राय इनके अंश खरीदे व बेचे जा सकते हैं। हस्तांतरणशील का मतलब होता है कि इनके अंशों को क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है एवं खरीदा जा सकता है। इनके सदस्यों का जो दायित्व होता है वह सीमित होता है, सदस्यों का दायित्व, जबकि एकाकी व्यापार और साझेदारी के अंतर्गत सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। इसमें ये दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। तथा कंपनी के तथा इसका कारोबार के लिए जो कारोबार होता है वह कारोबार कैसा होता है, स्थायी होता है। चाहे कितना ही कुछ हो जाए लेकिन कंपनी बनी रहती है। और इस कारोबार के लिए क्या होती है, एक सार मुद्रा होती है, उसको हम कहते हैं कंपनी कहते हैं। एक बार बोलना है, ऐच्छिक संस्थाओं का स्वरूप होता है, इसमें कंपनी के जो अंश होते हैं वह हस्तांतरणशील होते हैं, यानी अंशिक कंपनी के अंशों को खरीदा एवं बेचा जा सकता है। इनके सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। इनका कारोबार जो होता है वह स्थायी होता है, और इसके स्थायी कारोबार के लिए क्या होता है, एक सार मुद्रा चलाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कंपनी एक पूरी तरह है। इसकी जो परिभाषा है वह परिभाषा है प्रोफेसर हेगड़े के अनुसार, कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है जिस प्रकार एक व्यक्ति सभी कार्य करता है उसी प्रकार कंपनी भी क्या करती है, सभी कार्य करती है। आगे आपको हम विशेषता में इसका अर्थ डिटेल में समझाएंगे। निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, किससे, उनके सदस्यों से। इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। इसकी एक सार मुद्रा होती है। सार मुद्रा का मतलब होता है मोह। इस परिभाषा के आधार पर भी विशेषताएं निकलती। एक विशेषता ये हो गई, दूसरी विशेषता ये हो गई, तीसरी विशेषता ये हो गई और चौथी ये विशेषता हो। इस परिभाषा के अनुसार भी 4 विशेषता निकलती है जो हम आपको आपके विशेषताओं के अंतर्गत बताएंगे। दूसरी विशेषता है, दूसरी परिभाषा है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार ऐसी कंपनी एक ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण व रजिस्ट्रेशन इस अधिनियम के मतलब 1956 के अनुसार हुआ है या पिछले किसी अधिनियम के अनुसार अंतर्गत हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं।
यानी निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एक ऐच्छिक संगठन है, सदस्यों का ऐच्छिक संगठन है, जो एक कृत्रिम व्यक्ति द्वारा निर्मित की जाती है, जिसकी अपनी एक स्थायी अस्तित्व होता है, एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है, उसकी एक सार मुद्रा होती है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार निर्गमित की जाती है। तो ये कहलाता है हमारा कंपनी का अर्थ। अगले वीडियो में हम कंपनी की विशेषताओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।